स्टीफन किंग हॉरर जॉनर में एक ऐसे महान हस्ती हैं जिनके नॉवेल्स ना सिर्फ पढ़े जाते हैं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी नॉवेल्स पे काफी सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। आज हम ऐसे ही एक मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सैलेम्स लॉट और ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई है। ये फिल्म सेम नेम वाली नॉवेल पे आधारित है जिसको ऑफ कोर्स स्टीफन किंग लिखे हैं और अगर रेटिंग्स की बात की जाए तो IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स 45% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 40%। अब हालांकि ये फिल्म नॉवेल की ट्रू अडेप्टेशन तो नहीं है लेकिन इट विल बी अ गुड स्टार्ट टू रीइंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स ऑफ स्टीफन किंग्स बुक विद द न्यू जनरेशन। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग पे थोड़ी सी बात करने वाले हैं। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत में हम मिस्टर स्ट्रेकर को देखते हैं जो अमेरिका के छोटे से टाउन जेरूसलम स्लॉट में एक एंटीक की दुकान चलाते हैं। ये हाल ही में लंदन से आए थे और इनका एक पार्टनर भी है जिसका नाम है बार्लो। बार्लो शायद अब तक टाउन में नहीं आए थे। अब सोचने की बात यह है कि एक छोटे से टाउन में एंटीक शॉप खोलना कहां तक फायदेमंद था क्योंकि सारे लोग ऑलमोस्ट मिडिल क्लास ही थे। एनीवेज वो मिस्टर स्नो से बात कर रहे होते हैं और वो एक बहुत जरूरी सामान को लाने का दायित्व उन्हें देते हैं। वो कहते हैं कि लंदन से एक वुडन क्रेट आएगा थ्रू शिप और वो बहुत भारी सा होगा। आपका काम है कि इस वुडन क्रेट को मार्स्टन हाउस के सेलर में रख देना है जहां अब मैं रहता हूं। दोस्तों मार्स्टन हाउस टाउन में काफी इनफेमस था और लोग इसके आसपास जाना भी पसंद नहीं करते थे। लोगों का मानना था कि ह्यूबन मार्स्टन जो कि इस घर को बनवाए थे वो शैतान के उपासक थे और इसीलिए उन्होंने अपने पत्नी को मार के उनकी बलि चढ़ाई थी। तो जाहिर सी बात है मिस्टर स्नो थोड़े चिंतित हो जाते हैं लेकिन समहाउ वो इसके लिए अग्री करते हैं। अब रात के वक्त स्नो और उसका पार्टनर हैंक क्रेट को अपने ट्रक में ले आते हैं और सेलर के रास्ते धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं लेकिन तभी हैंक को थोड़ा धक्का लग जाता है जिससे क्रेट थोड़ा टूट जाता है बट समहाउ दे मैनेज टू प्लेस इट। अब जैसे ही वो लोग बाहर निकल रहे होते हैं क्रेट के अंदर से एक डरावनी सी आवाज आती है और स्नो उससे हिप्नोटाइज होने लगता है। उसकी आंखें अचानक से व्हाइट हो जाती है और हम समझ पाते हैं कि ये जो भी एंटिटी है वो लोगों को हिप्नोटाइज कर सकता है। शुक्र है कि स्नो को कुछ होता नहीं और वो यहाँ से सही सलामत लौट पाता है लेकिन यहाँ हम एक डरावने एंटिटी की झलक जरूर देख पाते हैं। अब अगले सीन में हम बेन मायर्स से मिलते हैं जो एक ऑथर था और वो अपने कार में बैठकर दूर से ही मार्स्टन हाउस को देख रहा था। तभी टाउन के शरीफ आकर उनसे पूछते हैं कि आप नए आए हो क्या। वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो यहीं रहता था और आज लौटा हूँ तो थोड़ा इधर उधर घूम के इंस्पिरेशन ले रहा हूँ। थोड़े से बातचीत के बाद बेन अपना कार लेकर जेरूसलम लॉट में घुस जाता है। हम देख पाते हैं कि ये शहर बहुत सुंदर और शांत था जहाँ लोग डाइनर में एंजॉय कर रहे थे और मार्केट वगैरह सब अच्छे से चल रहा था। बेन को रहने के लिए एक जगह रेंट पे चाहिए था इसलिए वो एक रियल स्टेट ऑफिस में जाता है। वहाँ की सेक्रेटरी सूजन बेन का ही बुक पढ़ रही होती है लेकिन वो बेन को पहचान नहीं पाती। जब उसे पता चलता है कि बेन ही उस बुक का लेखक है तो वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है। बेन यहाँ उससे मार्स्टन हाउस के बारे में पूछता है और हम जान पाते हैं कि पिछले 40 साल से ये घर खाली पड़ा था और अभी अभी स्ट्रेकर ने उसे खरीदा है जो कि हमें पता है। सूजन बेन को इवा मिलर का एड्रेस बताती है और बेन भी वहीं रहने चला जाता है। खैर सीन चेंज होकर एक मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ हम स्टैनली एलिमेंट्री स्कूल में एक बच्चे से मिलते हैं। इस बच्चे का नाम मार्क पीट्री है और उसने अभी अभी इस स्कूल में एडमिशन लिया था। मार्क अपने दोस्त को एक मैजिक ट्रिक दिखा रहा होता है जिसमें उसके हाथ बंधे होते हैं लेकिन इससे पहले वो ट्रिक दिखाता एक बुली आकर उसे पंच कर देता है जिससे मार्क जमीन पे गिर जाता है। लेकिन दोस्तों मार्क इतना कमजोर नहीं था बल्कि वो बुली को उल्टा धक्का दे देता है और उसे मजा चखाता है। दिस इंडिकेट्स कि मार्क हार मानने वालों में से तो नहीं है और वो मुसीबत के समय भागने वालों में से भी नहीं है। अब ये सीन अभी के लिए आपको काफी इनसिग्निफिकेंट लग सकती है बट मैं बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट है। वैसे हम इस सीन में स्कूल टीचर मैट ब्रूस से भी मिलते हैं। नाउ कमिंग टू स्ट्रेकर हम उसे अपने दुकान से इन बच्चों को देखते हुए पाते हैं और उसके दिमाग में कुछ अच्छा तो नहीं ही चल रहा था। लाइब्रेरी में हम बेन को मार्स्टन हाउस के बारे में रिसर्च करते हुए पाते हैं और शायद वो इसी पे कोई बुक लिख रहा था। तभी वहां सूजन आती है और वो बेन को एक ड्राइव पे इनवाइट करती है एंड ऑफ कोर्स इस पॉइंट तक हम समझ पा रहे हैं कि सूजन को कहीं ना कहीं बेन पे थोड़ा क्रश तो है। यहाँ से सीन मार्क पे शिफ्ट होती है और हम जान पाते हैं कि वो एक बहुत बड़ा हॉरर फैन था और उसके कमरे में तरह तरह के डरावने स्टैच्यूज एंड बुक्स रखे थे। यहाँ उसके दो दोस्त राल्फ और डैनी भी उसकी चीजों को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। मार्क कहता है कि he has to fight back his fear और else पूरे जीवन उससे डरते रहना पड़ेगा और भाग जाने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तभी शाम होने लगती है और वो दोनों भाई राल्फ एंड डैनी मार्क के घर से निकल पड़ते हैं टुवर्ड्स देयर होम। जाते जाते मार्क राल्फ को एक माउथ ऑर्गन भी देता है कि इन केस उससे कहीं डर लगे। और ये वही शाम है दोस्तों जब बेन और सूजन भी ड्राइव पे आ रहे हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सारे लोग अपने अपने कार्स में बैठकर सामने रखे बड़े से व्हाइट स्क्रीन पे मूवी वगैरह देखते हैं, काइंड ऑफ लाइक ओपन थिएटर। तो हाँ, दोनों साथ बैठते हैं, अपने लाइफ
लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं और सूजन कहती है कि वो रियल स्टेट लाइसेंस लेकर जल्द से जल्द बॉस्टन लौटना चाहती है, क्योंकि वो यहाँ बस इसलिए आई थी क्योंकि उसके फादर बीमार थे और अब तो वो पिछले साल मर चुके हैं। सूजन बताती है कि उसकी माँ हर कोशिश करती है कि सूजन इसी टाउन में उनके साथ रहे, लेकिन इसके लिए सूजन तैयार नहीं है। ये सब सुन के बेन बताता है कि वो 9 साल तक इस टाउन में पला बढ़ा था, लेकिन फिर उसके पेरेंट्स की एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद उसने शहर को छोड़ दिया। अब वो यहाँ इसलिए आया है ताकि वो अपने पास्ट की चीजों को याद कर सके। नाउ यहाँ से नैरेटिव शिफ्ट होकर वापस से डैनी और रैल्फ पे जाता है, जो कि सुनसान सड़क से घर लौट रहे होते हैं। तभी स्ट्रेकर अपनी कार लेकर आता है और उन्हें लिफ्ट देने की बात करता है। दोनों भाई लिफ्ट नहीं लेते और वो स्ट्रेकर को अवॉइड करने के लिए जंगल के रास्ते घर जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रेकर रैल्फ को किडनैप कर लेता है और डैनी उसे ढूंढते रह जाता है। स्ट्रेकर उसे बैग में भर के सीधे अपने मैंसन पे ले जाता है और वो कहता है कि मास्टर को एक सैक्रिफाइस चाहिए जिससे वो इस टाउन के लोगों को अपने जैसा बना सके, और ये मास्टर कोई और नहीं बल्कि बार्लो ही था, जो कि एक अजीब सा क्रीचर था। जी हाँ दोस्तों, वो कोई प्राचीन वैम्पायर था जिसके लंबे लंबे नाखून थे और नुकीले दांत भी थे, और यहाँ वो रैल्फ का खून पी जाता है। अब अगली सुबह हम चर्च के फादर को जेल में देखते हैं, क्योंकि अपेरेंटली उन्होंने लास्ट नाइट बहुत ज्यादा पी ली थी और शेरिफ को उन्हें अपने पुलिस स्टेशन पे लाना पड़ा। और लास्ट नाइट से रैल्फ भी गायब था, तो उसे ढूंढने के लिए सर्च पार्टीज भी ऑर्गेनाइज करी जा रही थी। एक हफ्ते बाद हम मैट और बेन को 2 और लोगों के साथ एक टोइंग ट्रक में बैठे हुए देखते हैं, जो कि सर्च पार्टी का ही हिस्सा थे, लेकिन रैल्फ का किसी को कोई पता नहीं मिलता। और तो और टाउन के सारे लोग बेन मायर्स को भी अच्छे नजर से नहीं देख रहे थे, क्योंकि उसके टाउन में आने के बाद ही रैल्फ गायब हुआ था और लोकल लोग आउटसाइडर पे ही शक करते हैं। अब हैरानी की बात यह थी कि डैनी ने स्ट्रेकर का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था। I mean, उस शाम डैनी भी तो रैल्फ के साथ था ना, लेकिन उस शाम जो कुछ भी हुआ डैनी को समहाउ याद नहीं था। इस पे बेन कहता है कि कभी कभी हमारे जीवन में इतने डरावनी चीज हो जाती है जहां हमारा दिमाग जानबूझकर उसे याद नहीं रखता। शायद बेन को भी अपने पास्ट के बारे में याद नहीं था और वो यही बात पता लगाने आया होगा। अब जब शाम को बेन सूजन को उसके घर छोड़ने जाता है, तो हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि सूजन की जो माँ है वो बेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर डैनी के रूम पे फोकस करता है, जहाँ वो बाहर रैल्फ के माउथ ऑर्गन की आवाज सुनता है और भागकर वो नीचे जाता है। पूरा एंट्रेंस धुंध से ढक जाता है और उसके बाद सीसॉ भी अपने आप मूव होने लगता है। इसके बाद हम अचानक किसी के हाथ को देखते हैं जो डैनी को ऊपर खींच लेता है, लेकिन फिर डैनी अपने मॉम के बेड के सामने खड़ा होता है, वेयर ही सेज कि मैं बीमार हूँ, और उसकी माँ उसे हॉस्पिटल में एडमिट करती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि डैनी को किसी तरह का एनीमिया है, जिसके चलते उसके बॉडी में खून कम हो गया है और जल्दी जल्दी खून बन भी नहीं पा रहा है। उसे खून चढ़ाया गया था, लेकिन उसकी हालत सही नहीं थी। और इस पॉइंट तक आप व्यू समझ ही रहे होंगे कि डैनी के साथ क्या हुआ होगा। नहीं समझ रहे तो आगे समझ ही जाएंगे, वीडियो में बने रहिए। खैर रात को डैनी को होश आता है और उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। ऐसे में उसकी माँ नर्स को बुलाने जाती है और जब वो वापस आती है तो देखती है कि डैनी खून के पाउच को ही पी रहा था और इससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन फादर डैनी के लास्ट राइट्स करते हैं और हम माइक नाम के एक लड़के को कब्र खोदते हुए देखते हैं। वो राइट्स के दौरान पेड़ के नीचे बैठे बैठे सो गया था और उसकी आंख सीधे रात को खुलती है। डैनी के कब्र को दफनाने की जिम्मेदारी उसे ही दी गई थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना काम करने लगता है। वो 2-3 बार कब्र पे मिट्टी डालता है, लेकिन तभी कब्र में से उसे डैनी की आवाज सुनाई देती है। यहाँ डैनी उसे कब्र खोलने को कह रहा था। माइक भागकर कब्र खोलता है और वो पाता है कि डैनी मरा पड़ा था। उसे लगता है कि उसको शायद किसी तरह की गलतफहमी हुई होगी और वो वापस अपने काम में लग जाता है, लेकिन तभी डैनी कब्र से निकल के माइक पे हमला कर देता है, यानी कि डैनी भी अब वैम्पायर बन चुका था। अब अगली सुबह बेन मैट के स्कूल आता है फॉर ए विजिट और दोनों डैनी और रैल्फ के विषय में कुछ बातें करते हैं। शाम को मैट एक बार में जाता है जहां वो कॉर्नर में माइक को बैठा हुआ पाता है। माइक बहुत कमजोर फील कर रहा था और काफी बीमार भी था। इनफैक्ट माइक काफी क्रीपीली बिहेव कर रहा था और ऐसे में मैट उससे कहता है कि आज तुम मेरे घर रहना और कल सुबह मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। सो माइक मैट के घर आ जाता है, लेकिन यहाँ मैट उसके गर्दन पे 2 बाइट मार्क्स भी देखता है। इससे मैट को शक होने लगता है कि माइक को किसी वैम्पायर ने काटा है, लेकिन वो यहाँ कुछ रिएक्ट नहीं करता बल्कि चुपचाप पास के विंडो को बंद कर देता है। तभी हम माइक की आईज को चमकते हुए देखते हैं और कुछ देर बाद मैट जब अपने ड्राइंग रूम में परेशान होकर घूम रहा होता है, तभी उसके ऊपर से किसी के लेट मी इन बोलने की आवाज आती है। मैट डर के बाहर जाता है और वो देखता है कि खिड़की से कोई तो अंदर घुस रहा है जिसके पैर हवा में तैर रहे होते हैं। ऐसे में वो सीधे बेन से मिलने जाता है जिसके साथ सूजन भी थी और ये सारे लोग मिलकर मैट के घर आते हैं। सभी अपस्टेयर्स जाते हैं और देखते हैं कि माइक तो बेड पे ही था, लेकिन वो मर चुका था। बेन उसके गले में कोई मार्क नोटिस नहीं करता, जिसके रिप्लाई में मैट कहता है कि जब एक मुर्दा वैम्पायर बन जाता है तो उसके मार्क्स गायब हो जाते हैं और एक वैम्पायर बनने की जो प्रक्रिया है वो कुछ मिनट से लेके कुछ दिन तक की हो सकती है। अब पिलो पे एक ब्लड स्टेन देख के बेन को मैट की बातों पे भरोसा हो जाता है। ऑल्दो ये लोग शेरिफ को वैम्पायर्स के बारे में कुछ नहीं बताते। इनफैक्ट डॉक्टर भी जब इसे एग्जामिन करती है तो यही कहती है कि इसको भी वही वाला एनीमिया हो गया है, बट यहाँ डॉक्टर भी कुछ तो सुपरनैचुरल प्रेजेंस गेस कर पा रही थी। अब अगले सीन में मार्क रात को अपने कमरे में सो रहा होता है कि तभी उसे विंडो पे किसी
किसी के नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि वो तो डैनी था और वो कोई घोस्ट जैसा दिख रहा था। मार्क जल्दी जाकर विंडो बंद कर देता है, लेकिन डैनी अगेन दूसरे विंडो पे आ जाता है सेइंग कि खिड़की खोलो और मुझे अंदर आने दो। अब वैसे तो मार्क काफी सेंसिबल बच्चा था, लेकिन फिर भी वो हिप्नोटाइज होकर खिड़की खोल देता है। और इस सीन की एक आइकॉनिक बात है जो मैं थियरीज वाले सेक्शन में डिस्कस करूंगा। मूविंग ऑन, धीरे धीरे डैनी अंदर आने लगता है और मार्क अपनी गलती समझ पाता है, लेकिन वो एक क्रॉस से हमला कर देता है जिससे डैनी डर के वहां से चला जाता है। यहाँ मार्क प्रॉमिस करता है कि वो डैनी को इस वैम्पायर वाले शाप से आजाद करके रहेगा, और इसीलिए वो उसी रात अपनी नोटबुक में सारी इंफॉर्मेशन नोट करने लगता है जो उसे वैम्पायर्स के बारे में पता थी। इनफैक्ट मार्क इतना स्मार्ट था कि उसे पता था कि डैनी किसी बार्लो का नाम लिया था, यानी कि वैम्पायर का जो हेड है वो बार्लो ही है, यानी कि उसे बार्लो को मारना पड़ेगा टू एंड दिस कर्स। वहीं टीचर मैट भी अपने तरीके से वैम्पायर्स के बारे में रिसर्च कर रहा होता है कि तभी वैम्पायर माइक वहां आ जाता है। दोस्तों, स्टीफन किंग के वैम्पायर्स की कुछ खास बात है जिसमें उनका पहला नियम है कि वो बिन बुलाए किसी के घर में नहीं जा सकते, इसलिए डैनी भी मार्क से परमिशन मांग रहा होता है टू लेट हिम एंटर। और माइक तो ऑलरेडी मैट के घर में इनवाइटेड ही था, इसीलिए वो वापस उसके घर घुस गया। लेकिन तभी मैट उसे एक होली क्रॉस दिखाता है जिससे वो डर के पीछे चला जाता है। मैट उसे अपने घर में ढूंढने लगता है कि तभी वो कहीं से उस पर हमला कर देता है। गिरते पड़ते मैट अपने रूम के एक कोने में चला जाता है और कैसे भी वो एक क्रॉस को हाथ में उठा लेता है। देन वो जोर से कहता है कि मैं अपने इनविटेशन को वापस लेता हूँ, तुम मेरे घर से निकल जाओ। और ऐसा कहते ही माइक वहां से चले जाने पे बाध्य हो जाता है। खैर, अगले दिन नर्स डॉक्टर से आके कहती है कि डैनी की माँ भी कल रात मृत पाई गई और उन्हें फिलहाल एक मॉर्चुअरी में रखा गया है। डॉक्टर इससे परेशान होकर पूछती है कि माइक का शरीर कहाँ है, और जब ये लोग माइक के शरीर को खोजने जाते हैं तो भैया ये शरीर हॉस्पिटल से गायब थी। अब जब डॉक्टर मैट के घर आते हैं तो वो देखते हैं कि मैट जमीन पे पड़ा हुआ था, क्योंकि ऑफ कोर्स पिछली रात उस पे हमला हुआ था। ऐसे में डॉक्टर, मैट, बेन और सूजन एक टीम बन के वैम्पायर से लड़ने का प्लान करते हैं। मैट कहता है कि व्हाइट रोज से वैम्पायर्स डरते हैं, इसीलिए स्ट्रेकर ने पहले ही सब खरीद लिया था, और इन लोगों ने जो भी फाइंडिंग्स करी है आज तक वो तो पहले ही मार्क ने पता लगा ही लिया था। अभी लोग सोचते हैं कि ये डैनी के कब्र को खोदकर पता लगाएंगे कि वो वैम्पायर बना है या नहीं, लेकिन डॉक्टर कहती है कि उसके कब्र को खोदने की जरूरत नहीं है, उसकी मां रिसेंटली मरी है और उसे दफनाया भी नहीं गया है, तो हम उस पर नजर रख के पता लगा सकते हैं कि वैम्पायर का राज क्या है। खैर, तो इसके बाद डॉक्टर, बेन और सूजन मॉर्चुअरी चले जाते हैं और मैट स्ट्रेकर पे नजर रखने लगता है, जो कि सूजन की मां के साथ थोड़ा ज्यादा ही फ्रैंक हो रहा था। अब एज अर्लियर प्लान्ड बाय मार्क, वो एक वुडन स्टेक लेकर मार्स्टन हाउस के सिलो में जा घुसता है, जहां उसका मेन उद्देश्य बार्लो को मारना था। एंड टू अ सरप्राइज पीछे से मैट भी सिलो में जा घुसता है। अब इससे पहले दोनों बाहर निकले, स्ट्रेकर सेल का दरवाजा बंद कर देता है और ये दोनों बार्लो के साथ वाली सेल में फंस जाते हैं। कैसे भी मैट मार्क को ऊपर वाले रूम में चढ़ा देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खुद बार्लो का शिकार बन जाता है और मार्क को स्ट्रेकर बंदी बना लेता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर डॉक्टर वाले ग्रुप की 3 लोगों पे आती है जो डैनी की मां पे नजर रख रहे थे, और वो लोग रात होने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि मोस्टली इसी टाइम वैम्पायर वाला कन्वर्जन होगा, बट स्टिल अब तक कोई परिवर्तन हो नहीं रहा था। अभी सूजन डॉक्टर से पूछती है कि व्हाट इफ ये वैम्पायर बन के जग गई तो फिर हम क्या कर लेंगे। अब इससे पहले डॉक्टर कुछ कहती या दिखाती, हम देखते हैं कि डैनी की मां सच में वैम्पायर बन के जाग उठती है। इससे ये सारे लोग बहुत डर जाते हैं और हड़बड़ी में कुछ स्टिक से होली क्रॉस बनाने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स हड़बड़ी में ठीक से कुछ बन नहीं पाता और रूम में पूरा chaos मच जाता है, और ऐसे में डैनी की मां सीधे डॉक्टर पे हमला कर देती है, जिसे बेन रोकने की कोशिश करता है। एंड फाइनली सूजन एक सही सा क्रॉस बना लेती है और उसे होली प्रेयर से चार्ज कर देती है। अब इस क्रॉस के कांटेक्ट में आते ही ये वैम्पायर जल जाती है, लेकिन उसने डॉक्टर को काट लिया था। अब आइडियली तो अगर वैम्पायर काट लिया है तो सामने वाला इंसान भी वैम्पायर बनेगा, बट कैसे भी डॉक्टर खुद के जख्म पे आयोडीन वगैरह लगाकर और खुद को रेबीज का इंजेक्शन देकर ट्रांसफॉर्म होने से बच जाती है। यानी कि इस यूनिवर्स में वैम्पायर के बाइट को तुरंत ट्रीट करने से लोग ट्रांसफॉर्म होने से बच सकते हैं। सो या इस जगह पे फाइनली सब कुछ कंट्रोल में आ गया था। ये तीनों लोग मिलकर अब मैट के घर जाते हैं, लेकिन टू देयर शॉक वहां उसके रूफ पे माइक और डैनी के वैम्पायर्स ऑलरेडी बैठे हुए थे, और इससे उनको समझ आ जाता है कि अब मैट भी नहीं बचा होगा। वो लोग गाड़ी भगाकर वहां से निकल जाते हैं। अब अगले दिन हम मार्स्टन हाउस में मार्क को बंधा हुआ पाते हैं, जिसकी बलि चढ़ने वाली थी। लेकिन दोस्तों, मार्क थोड़ी ना इतना बेवकूफ था, वो खुद को आजाद कर लिया था। इनफैक्ट आजाद होने के बाद वो भाग भी नहीं रहा था, बल्कि उसने गोल्फ स्टिक से स्ट्रेकर के फेस पे वार किया और उसे मार भी दिया था। मतलब मार्क एक ट्रू हॉरर फैन था, बहुत ही स्मार्ट था, और उसे पता था कि जब तक मुसीबत को जड़ से ना मिटाओ ये वापस जरूर आएगी। सो या एक तरह से मार्क पूरी तरह तैयार था। अब इस सीन में ह्यूबर्ट मार्स्टन का भी स्लाइटली जिक्र होता है, जिससे हमें फील होता है कि वो भी बार्लो से रिलेटेड होगा। अब दूसरी तरफ वैम्पायर की जो एक टास्क फोर्स बनी है, यानी कि मैं बेन, सूजन और डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, ये तीनों चर्च के फादर के पास आते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन फादर की बातों से हमें पता चलता है कि ऑल्दो वो एक फादर है, स्टिल वो चर्च पे ज्यादा भरोसा नहीं करते। तभी मार्क वहाँ हीरो जैसी एंट्री लेता है और सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वो सबको बताता है कि मैट भी वैम्पायर बन चुका है और वो चर्च से वैम्पायर्स को मारने के लिए होली वाटर और क्रॉसेस लेने आया है। मतलब मार्क अब तक मेरा फेवरेट
कैरेक्टर बन चुका है। ही इज डैम कूल। वो अब स्ट्रेकर के मरने की भी खबर देता है और सभी को मार्स्टन हाउस ले आता है। तो अब तक कहानी में सभी लोग इंडिविजुअली वैम्पायर से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हम इन 5 लोगों को साथ देखते हैं, जहां ऑब्वियसली मैट की जगह फादर ने ले ली थी। और अब सारे मिलकर अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें डेड बॉडीज कहीं नहीं मिलती। वो लोग अब सेलर में उतरते हैं और तभी मैट इन पे हमला कर देता है। बेन नीचे गिर जाता है कि तभी सारे लोग सेलर का दरवाजा खोल देते हैं, जिससे सनलाइट अंदर आ जाती है और मैट इससे कमजोर पड़ जाता है। इसका फायदा उठाते हुए बेन उसके चेस्ट में एक वुडन स्टेक घुसाकर उसे मार देता है। अब सारे लोग मार्स्टन हाउस से निकलकर अलग अलग जगह जाना चाहते थे, जैसे डॉक्टर शेरिफ से मदद मांगने जाने वाली थी और सूजन एंड बेन सूजन की मां को आगाह करने जाते हैं। वहीं मार्क एंड फादर मार्क के पेरेंट्स के पास जाते हैं, जहां वो उन्हें सिचुएशन की गंभीरता बताकर उन्हें चर्च पे ले आना चाहते थे। ये सारे लोग अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए रात होने से पहले सभी को चर्च लाना चाहते थे, क्योंकि अपेरेंटली वैम्पायर्स चर्च में नहीं घुस सकते। हम देखते हैं कि पूरा शहर सुनसान हो गया था और शायद सारे लोग वैम्पायर्स बन चुके हैं। शेरिफ भी अपने प्राण बचाने के लिए शहर छोड़कर भाग जाता है और डॉक्टर के समझाने पर भी वो नहीं रुकता। वैसे उनका ये बिहेवियर तो हम शुरू से ही देखते आए हैं, क्योंकि रादर देन सॉल्विंग प्रॉब्लम शेरिफ कोई एक्शन लेते ही नहीं थे। खैर दूसरी तरफ सूजन जब उसके मदर से चर्च जाने को कहती है, तब पहले वो बेन को देख के भड़क जाती है और बाद में बताती है कि वो अब मिस्टर बार्लो की नई सर्वेंट है और वो उनकी लाइफ ठीक कर देगी। तभी अचानक कहीं से एक वैम्पायर आके उसे बाइट भी कर लेता है। और दोस्तों मैं यहाँ एक बात बता दूं कि स्ट्रेकर के मरने के बाद वैम्पायर बार्लो को एक ह्यूमन सर्वेंट चाहिए होता है, इसीलिए उस पोजीशन पे अब सूजन की मॉम को लिया गया था, जो अब भी इंसान ही थी। खैर सूजन के इन्फेक्टेड होते ही बेन उसे उठाकर कार की तरफ भागता है इन ऑर्डर टू सेव हर, बट सूजन की मां उस पे गन से फायर करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मार्क के पेरेंट्स अब डाइनिंग में बैठकर फादर से बात करते रहते हैं, लेकिन वो भी वैम्पायर स्टफ पे भरोसा नहीं करते। तभी बाहर कोई डोरबेल बजाता है और यहाँ मार्क के फादर सबके मना करने के बावजूद डोर खोल देते हैं। अब कुछ सेकंड तक तो अंदर कोई नहीं आता और सब परेशान हो जाते हैं कि तभी बार्लो खुद वहां आ जाता है और मार्क की मां को बाइट कर लेता है। और इस सीन में फाइनली हम बार्लो को क्लियरली देख पाते हैं। खैर तो अब मार्क के डैड को भी वैम्पायर काट लेते हैं और फादर के पास क्रॉस होने के बावजूद भी बार्लो को नहीं रोक पाते, एज उनको क्राइस्ट के पावर पे शुरुआत से ही पूर्ण आस्था नहीं थी। मार्क वहां से भाग जाता है और बार्लो फादर का भी शिकार कर देता है। तभी सारे बच्चे वैम्पायर्स मार्क के पीछे लग जाते हैं और उसे हॉन्ट और चेज करने लगते हैं। मार्क कैसे भी दौड़कर अपने ट्री हाउस में छुप जाता है, जिससे कोई भी वैम्पायर उस तक नहीं पहुंच पाता। और यहाँ पहली बार हम मार्क को रोते हुए देखते हैं। वहीं बेन सूजन को चर्च ले आता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म होने लग गई थी और चर्च में तो सूजन रह नहीं पाती, इसलिए वो वहां से निकल के भाग जाती है, जिसके पीछे पीछे बेन भी भागता है। अब यहाँ रास्ते में बेन को कई सारे वैम्पायर्स चेज करने लगते हैं एंड दिस वाज हॉरिफाइंग, क्योंकि शहर में लगभग सारे लोग वैम्पायर बन चुके थे। बेन कैसे भी अपनी जान बचाते हुए चर्च में जा घुसता है और अब इनके 5 लोगों की टीम में सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। ये 3 लोग थे डॉक्टर, बेन और मार्क। और दोस्तों जो शेरिफ था ना शहर छोड़ के भागने वाला, वो भी अंत में नहीं बच पाता। तो अगली सुबह डॉक्टर और बेन मार्क के घर जाते हैं टू फाइंड हिम, लेकिन वहां बस एक नोट पड़ा होता है विच सेज मार्क बार्लो को मारने जा रहा है। मार्क स्ट्रेकर के एंटीक शॉप में तोड़फोड़ करके घुसता है और वहां उसकी मुलाकात डैनी से होती है, जिससे हाथापाई के चलते वो डैनी के चेस्ट में एक वुडन स्टेक घुसा देता है एंड देयरफॉर कंप्लीटिंग हिज प्रॉमिस ऑफ सेटिंग हिम फ्री। यानी कि फाइनल डैनी मर चुका था और आजाद हो चुका था। दुकान से बाहर निकलकर उसे बेन और डॉक्टर मिलते हैं और बेन उससे कहता है कि चलो हम टाउन से निकल जाते हैं, जिसपे मार्क गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अभी बार्लो ने मेरे पेरेंट्स को मारा है और मैं इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ सकता। आज ये टाउन उजड़ गई है, कल कोई और टाउन के साथ भी सेम हालत होगा, इसलिए हमें बार्लो को खत्म करना पड़ेगा। और यही एटीट्यूड मार्क को सबसे अलग करती है। आई लाइक दिस गाय। तो अब ये लोग फिगर आउट करते हैं कि पूरा टाउन दिन के वक्त अपने घर में नहीं था, ना ही इन लोगों की कार थी, तो सब जा भी कहां सकते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि सारे वैम्पायर्स इंक्लूडिंग बार्लो ड्राइव इन फील्ड में हैं, जहां ये लोग दिन में छुपे रहते हैं और रात होने पे ही निकलते हैं। लेकिन काश तो खाली था, तो वो लोग थे कहां। बेन यहाँ दिमाग लगाता है एंड टू एवरीवन शॉक ये वैम्पायर तो कार के डिक्की में थे दैट दे यूज्ड एज कॉफिन्स। बेन डिक्की खोलता है और उसे अंदर वैम्पायर सूजन मिलती है। डॉक्टर कहती है कि तुम्हें सूजन को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो इंसान नहीं है। बेन इस बात को समझता है, लेकिन फिर भी वो सूजन के हार्ट में स्टेक नहीं घुसा पाता। ऐसे में डॉक्टर ये काम अपने हाथों में लेती है और वो सूजन के हार्ट में स्टेक घुसाने जाती है, लेकिन तभी सूजन की माँ उस पर गोली चला देती है और ऐसे में फाइनली डॉक्टर का भी अंत हो जाता है। इसके बाद सूजन की माँ इन पे धड़ाधड़ गोलियां बरसाती है और बेन कैसे भी एक कार के पीछे छुपता है। तभी प्रोजेक्टर के स्क्रीन के शैडो की वजह से पूरे फील्ड में अंधेरा सा होने लगता है और सारे वैम्पायर्स अपने अपने कार की डिक्की से बाहर निकलते हैं। इससे बेन डर जाता है और तो और सूजन की माँ तो उस पे गोलियां चलाए ही जा रही थी। तभी 2 वैम्पायर्स बेन को आके पकड़ लेते हैं, लेकिन बेन उनको मार गिराता है। यहाँ और भी वैम्पायर्स आ जाते हैं और मार्क बेन को बचाने के लिए खुद कार ड्राइव करने लगता है। इनफैक्ट वो प्रोजेक्टर के बड़े स्क्रीन को ही तोड़ देता है, जिससे सनलाइट सीधे वैम्पायर्स पे पड़े और तो और वो सूजन की माँ को भी गाड़ी से ठोक के मार देता है, जिससे शायद उनकी जान चली जाती है। और मार्क के इस बहादुरी से बेन सारे वैम्पायर्स के चंगुल से छूट
जाता है। लेकिन अब तक इनका काम पूरा नहीं हुआ था और अभी भी इन्हें बार्लो को ढूंढना था, जो कि एक बड़े से ट्रक में छुपा था। दोनों बार्लो के कॉफिन को सन मिलाते हैं, लेकिन इससे फायदा कुछ नहीं होता क्योंकि कॉफिन का लॉक खोलते खोलते शाम हो जाती है और बार्लो इन पे हमला कर देता है। दोनों बचने के लिए मेन रूम में चले जाते हैं, जहां सूजन बेन पे हमला कर देती है क्योंकि वो तो नहीं मरी थी। मार्क खिड़की तोड़ के बाहर निकलता है और सूजन अब बेन को ओवरपावर कर लेती है। कोई रास्ता ना पाकर बेन एक वुडन चेयर के लेग को तोड़ के उसी लकड़ी को सूजन के हाथ में डाल देता है, जिससे सूजन का फाइनली अंत हुआ। उधर हम देखते हैं कि बार्लो मार्क के पीछे पड़ गया है क्योंकि उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो अब तक मार्क ही था ना। मार्क कैसे भी उससे बच के एक शेड के अंदर घुसता है जहां बार्लो उसे पकड़ने की कोशिश करता है और ये सीन काफी अच्छा था, गिविंग अस द थ्रिल कि अब मार्क पकड़ा गया। तो फाइनली बार्लो मार्क को पकड़ ही लिया है और उसके टी शर्ट को पकड़ के वो उसे ऊपर खींचता है कि तभी बेन उसके मुंह के आर पार एक वुडन स्टेक घुसा देता है और फाइनली जब वो थोड़ा काबू में आ जाता है तो उसे मार भी दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली दिस एंडेड और ये भयानक रात यहीं पे खत्म होती है। बेन और मार्क दोनों इस टाउन से बाहर निकल जाते हैं और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी सेलेम स्लॉट 2024 की कहानी, जो कि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। जैसे ये कोई पहली मूवी नहीं है जो स्टीफन किंग के नोवेल पे बनी है। इससे पहले 1974 में सेलेम स्लॉट नाम की एक अमेरिकन टीवी सीरीज आ चुकी है और 1984 में अ रिटर्न टू सेलेम स्लॉट नाम की मूवी भी आई है, जो कि टीवी सीरीज का सीक्वल था। 2004 में भी एक मिनी सीरीज आई थी। तो कुल मिलाकर ये मूवी फोर्थ है इन द रो। अब बुक की कहानी क्लासिक एंड बेस्ट तो है, लेकिन इसके मिनी सीरीज को भी काफी पॉपुलैरिटी मिली थी और जो डैनी के विंडो पे आके मार्क को बुलाने वाला सीन था ना, वो मिनी सीरीज का बेस्ट सीन माना जाता है और तभी ये सीन इस फिल्म के अंदर भी आइकॉनिक थी और आज भी व्यूअर्स को थ्रिल देती है। ये मूवी कई मायनों में अच्छी है, लेकिन ऑब्वियसली टाइम लिमिटेशन के कारण बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई गई है, जैसे बार्लो का ओरिजिन, हिस्ट्री ऑफ मास्टन हाउस, बेन की बैक स्टोरी वगैरह वगैरह, और यही वजह है कि मूवी की रेटिंग कम है। तो हाँ, मूवी में कई सारे एलिमेंट्स मिसिंग है जो कि मिनी सीरीज में अच्छे से दिखाया गया है। अब अगर आप ऑथेंटिक कहानी चाहते हो तो आपको नोवेल पे ही भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मूवी अडेप्टेशन करते हुए काफी सारी एलिमेंट्स या तो मिस हो जाती है या उनको स्क्रीन प्ले इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मसाला डाल के पेश किया जाता है। हाँ, अगर इस मूवी की कोई सीक्वल आती है तो शायद सारे बैक स्टोरीज कवर कर दी जाएगी। वैसे अगर आप नोवेल में इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इस पे एक नोवेल कास्ट लेके आ जाऊंगा। एक और बात, इस महीने एक नोवेल कास्ट मैंने प्रॉमिस किया था जो कि आपको जरूर मिलेगी, उस पे ऑलरेडी काम चल रहा है। नाउ फिल्म देखते हुए हमारे मन में ये बात जरूर आएगी कि इसका प्रोटैगनिस्ट बेन मायस है, बिकॉज दिस स्मॉल किड वाज एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट एंड ब्रेव। फिल्म का सीधा सा मोरल ये है कि हमें अपने अंदर के डर से मुकाबला करना होगा और उसे हमेशा के लिए हराना चाहिए, rather than running away and avoiding it. Now like I said before, अगर आपको इसकी नोवेल कास्ट चाहिए तो आप बता देना, मिनी सीरीज पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी बता देना, या फिर पुरानी मूवीज की एक्सप्लेनेशन, जो कुछ भी चाहिए मैं लेके आऊंगा अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। यही थी सेलेम स्लॉट 2024 की एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।